हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ की बुक एनसीईआरटी की बुक के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और बाकी जितने बचे हुए हैं आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यदि a बराबर 1 1 2 2 1 3 5 4 9 हो तो मॉड a का मान ज्ञात है। ये मॉड नहीं, इसको हम लोग कहते हैं सारणिक a का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। a बराबर तो इतना दिया हुआ है, मॉड a कैसे निकाल लेंगे, यानी सारणिक 1 1 2 2 1 3 5 4 9 मॉड a निकालना है तो हम लोग लिखेंगे प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल करने पर ठीक है, तो क्या होगा 1 लेंगे तो ये लाइन पूरी छोड़ देंगे और ये लाइन छोड़ देंगे, क्या बचेगा 1 4 3 9। फिर -1 लेंगे तो ये बीच वाली लाइन छोड़ देंगे, ऊपर वाली लाइन छोड़ देंगे, तो क्या लेंगे 2 5 3 9। देखिए 1 लेंगे तो 1 4 3 9, इस वाले 1 को लेंगे तो 1 2 5 3 9 और +2 लेंगे तो ये पूरी लाइन छूट जाएगी, ये यानी 2 1 5 4। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 9 9 -4 इंटू 3 12 2 इंटू 9 18 -5 इंटू 3 15 2 इंटू 4 8 -5 -3 3 प्लस 2 इंटू 3 -3 प्लस 6, ये हो जाएगा -6 प्लस 6 कैंसिल हो गया 0, यानी मॉड a का मान हमको कितना मिलेगा 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए दो सवाल दिए गए हैं 1 और 2। इसमें क्या करना है, आपको x का मान निकालना। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहले क्या करेंगे इसको देखिए, दूसरे कोटि का सारणिक है तो इसको हल कर लेंगे पहले। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 2 -20 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर -24, तो कितना हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -24। तो हम लोग अब क्या करते हैं 2x स्क्वायर 18 को भी इधर लेके चलते हैं तो -24 और -18 +18 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14 में से 8 गया 6 इज इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 3 6/2 होगा ना, 6/2 यानी 3 x स्क्वायर इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ±√3। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है उसको कैसे हल करना है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे 2 इंटू 5 10 -4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू इसको 5x - 6x, ये हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -x, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2। क्लियर है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि x2 मतलब ये एक सारणी दिया है और यह सारणी दोनों आपस में बराबर दिए गए हैं, तो x का मान आपको निकालना है और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। ठीक है, दिया हुआ है x2 18x इज इक्वल टू 6 to 18 से सॉल्व करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 माइनस 36, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 36, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 36 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से एक्सरसाइज 4.1 जो है खत्म हो गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को देखेंगे और एक्सरसाइज 4.2 जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरह से हम लोग किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन अब किसी सारणी के रूप में हम लोग किसी सारणी की सहायता से किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, माना कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तब इसका क्षेत्रफल कैसे हम लोग निकालते थे 1/2। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए ये a है, ये b है और ये c है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट होता है x3 y3। ठीक है, तो हम लोग जब निकालते हैं तो क्या लेते हैं x1 सॉरी 1/2 x1 जब लेते हैं तो हम लोग लेते हैं y2 माइनस y3 प्लस x2, जब x2 लेंगे तो y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस जब x3 लेंगे तो y1 माइनस y2। इस तरह त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्लास 10th में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकालते थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ सारणिक के रूप में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, हम लोग सारणिक के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसे सारणिक के रूप में लिखने पर, सारणिक के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और यहाँ जो तीसरा स्तंभ होगा वो केवल 1 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले इस फॉर्मूले से निकाला करते थे, अब उसी चीज को, वही चीज त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग इस तरह सारणिक के रूप में निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में इस तरह निकालते थे, अब हम लोग इसको इस तरह निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी नोट में, त्रिभुज का क्षेत्रफल सदा निरपेक्ष मान लिया जाता है, निरपेक्ष मान लिया जाता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग लेंगे अगर माइनस में आ जाता है तब भी आप लोग उसको प्लस नहीं लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो है हमेशा एक धनात्मक राशि होती है। ठीक है, दूसरी चीज जो ये होता है कि अगर 3 बिंदुएं संरेख हैं तो उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाता है। तो ये पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है। दूसरी चीज, 3 संरेख बिंदु
से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। मतलब कोई भी तीन संरेख बिंदु अगर लेते हैं आप और उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका मान जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक्सरसाइज 4.2 के लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है, जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो है। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 में बस आपको यही एक फॉर्मूला जानना है कि किस तरह से किसी त्रिभुज के अगर तीन शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये फॉर्मूला सीखा है अभी, और इसी की सहायता से हम लोग एक्सरसाइज 4.2 में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब बच्चों हम लोग जो है एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इस तरीके से तीन पार्ट दिए गए हैं और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निर्देशांक ज्यामिति में जैसे हम लोग क्लास 10th में निकालते थे उस तरीके से नहीं निकालना। यहाँ पे आपको हम चैप्टर सारणिक पढ़ रहे हैं तो सारणिक के हिसाब से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं क्या है। त्रिभुज के बिंदु दिए गए हैं 1, 0, 6, 0 एंड 4, 3। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे x1, y1, इसको कहेंगे x2, y2 और इसको कहेंगे x3, y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 x1, y1, x2, y2, x3, y3, 1, 1, 1। ठीक है, ये पहले हमने क्या किया, जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है वो हमने लिख दिया। अब ये सारे मान जो है वो हम लोग रख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x1 की जगह पे 1, y1 की जगह पे 0 और 1, x2 यानी 6, 0, 1, x3 की जगह पे 4, 3 एंड 1। ठीक है, अब प्रथम पंक्ति सॉरी ये इधर करेगा। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल करने पर तो कैसे करेंगे देखिए 1/2। ठीक है, 1/2 तो ये तो पूरे के साथ रहेगा। अभी हम लोग लेंगे पहला 1, तो 1 लेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 0, 0, 3, 1, 1, 0, 3, 1, 1। -0 लेंगे तो क्या होगा 6, 4, 1, 1 प्लस 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 0, 4, 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 1, 0 -3। ये तो कुछ भी रहेगा उसका मान तो 0 ही आएगा। तो 6 - 4 प्लस 1 हो जाएगा 18 - 0। तो ये हो जाएगा 1/2 1 -3, ये तो हो गया 0 और ये हो जाएगा प्लस 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -3 + 18, -3 + 18, तो ये हो जाएगा आपका 15/2। 15/2 वर्ग इकाई, इसको हम लोग लिखते हैं वर्ग इकाई। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग दूसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए, दिया है x1 बराबर 2 और y1 बराबर 1 सॉरी 7, x2 बराबर 1, y2 बराबर भी 1, x3 बराबर 10 और y3
3 बराबर 8। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। सारे मान रख दीजिए। 1/2 x1 यानी 2, x2 यानी 1 और x3 यानी 10, y1 7, y2 1 और ये हो जाएगा 8। 1 1 1 हल करते हैं। प्रथम पंक्ति के सापेक्ष हल करने पर तो क्या हो जाएगा? 1/2 पहले लेंगे हम लोग 2 लेंगे तो क्या होगा? 1 8 1 1। फिर लेंगे -7 में क्या होगा? 1 10 1 1। फिर लेंगे +1 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 10 1 8। अब ये क्या हो जाएगा? 1/2 1 और 8 into 1 -8 7 1 -10 1 8 -10 ये हो जाएगा 1/2 2 -7 -9 -2 ये हो जाएगा 1/2 और ये फिर आ जाएगा -14 माइनस प्लस 7 9 63 63 और -2 तो ये हो जाएगा 1/2 14 और 2 16 63 -16 13 में 6 गया 7 5 5 में से 1 गया 4 ये हो जाएगा 47। ये हो जाएगा इसका 47/2 47/2 वर्ग इकाई। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर आ गया 47/2 वर्ग इकाई। अब इसी तरह तीसरे का कर लेंगे। चलिए तीसरा करते हैं। x1 ये हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया और ये y3 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? या केवल डायरेक्ट लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर 1/2। ठीक है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 मान रख लेते हैं। x1 -2 y1 -3 x2 3 y3 x3 -1 y2 यानी 2 x3 यानी -8 1 1 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 पहले हम लोग -2 लेंगे तो क्या बचेगा? 2 -8 1 1 फिर +3। यहाँ तो माइनस होता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 -1 1 और 1 +1 3 2। बच्चों आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बातचीत थोड़ा कम करिए। ये कितना हो जाएगा? -2 2 -8 तो माइनस +8 +3 3 -+1 +1 तो ये हो जाएगा -24 और +2। ये हो गया हमारे पास 1/2 और -2 ये हो जाएगा 10 +3 4 +1 -22। ठीक है, ये हो गया 1/2 -20 +12 -22।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा 42 माइनस 12, 42 माइनस 12 तो हो जाएगा 0 एंड 3, ये हो गया 1/2 माइनस 30। ठीक है, तो माइनस 30 नहीं लेंगे क्योंकि हमने अभी आपको बताया था कि क्षेत्रफल जब भी लेंगे माइनस में आता है तो उसका हम लोग निरपेक्ष मान ले लेते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -15, तो उसे कट हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 15 वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 4.2 का जो पहला क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चंस थे, वो तीनों हमने सॉल्व करके दिखा दिया। और बिल्कुल इजी, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, और वो फॉर्मूला है ये कि सारणिक जो चैप्टर नंबर हम लोग 4.2 पढ़ रहे हैं उसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको बस याद रखना है और तीर शीर्ष आपके दिए रहेंगे उस पर रख के उसको सॉल्व कर देना है, बस आपका आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है एक्सरसाइज 4.2 का वो आपका कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी, फिर बी सी प्लस ए और सी ए प्लस सी संरेख है। कोई भी बिंदु, 3 बिंदु हैं, अगर संरेख हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर कितना आता है 0। तो अगर ये बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, यदि बिंदु संरेख है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये हो जाएगा 1 1 1। ठीक है, देखिए 1/2 x1 की जगह पे a, y1 की जगह पर b प्लस सी और ये हो गया 1, x2 b y2 c प्लस a फिर 1 c और a प्लस b फिर 1। ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर क्या हो जाएगा 1/2 ए लेंगे तो क्या होगा c प्लस ए 1 a प्लस b 1। ठीक है, माइनस b प्लस सी बी सी 1 1 प्लस 1 बी सी सी प्लस ए और ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, ए 1 से सी प्लस ए को इंटू करेंगे तो सी प्लस ए माइनस 1 से ए प्लस बी को करेंगे तो माइनस ए माइनस बी माइनस बी प्लस सी, इसको इंटू करेंगे क्या होगा बी माइनस सी 1, इसका करेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1/2 ए कैंसिल, सी माइनस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, अब देखिए 1/2 ए से इसको इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू सी ए सी माइनस ए इंटू बी बी ए बी फिर माइनस
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और फिर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 ए सी माइनस ए बी, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, प्लस ए सी माइनस ए बी बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर 1/2 इंटू 0 यानी 0। अतः बिंदुए संरेख है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो बिंदु क्या है, संरेख है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आता तो बिंदु संरेख नहीं होती। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। मतलब त्रिभुज के जो शीर्ष बिंदु है वो आपको दिए गए हैं, यानी यह जो है x1 है, यह जो है y1 है, यह x2 है और यह जो है y2 है, फिर यह x3 है और यह जो है y3 है। ठीक है, इसमें x1 की जगह पे k दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमको 4 वर्ग इकाई पहले ही दे दिया है, तो यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे। ठीक है, ये हो गया 1/2, x1 की जगह पर k, y1 की जगह पर 0, फिर ये 1, x2 4, y2 0, ये 1, x3 0, y3 2 और ये हो गया 1। पहले तो हम 2 को इधर तिरछा गुणा कर दे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और तब यहाँ पे क्या बचेगा, k 0 1 4 0 1 0 2 1। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रसार करेंगे, इसका लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ठीक है, तो प्रसार करेंगे तो 8 इज इक्वल टू के लेंगे तो ये पूरी लाइन छोड़ेंगे और ये पूरी लाइन छोड़ेंगे, क्या बचेगा 0 2। यहाँ पे ना आपको प्लस माइनस 4 लेना पड़ेगा तो ये भी प्लस माइनस हो जाएगा और फिर 0 2 1 1 माइनस 0 4 0 1 1 फिर प्लस 1 ये वाला तो 4 0 0 2। ठीक है, अब इसको हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8 k 0 माइनस 2, ये तो टोटली 0 हो जाएगा, माइनस 0 और यहाँ पे प्लस 1 8 माइनस 0। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2k और प्लस 8। ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेने पर ठीक है, तो धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग प्लस 8 रखेंगे और इधर माइनस 2k हो गया और ये प्लस 8 हो गया
के कैंसिल हो गया, यानी के की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 0। एक बार के की वैल्यू 0 मिल गई, अब दोबारा जो 8 हमको मिला है वहां पे -8 लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, यहाँ पे रखा जाएगा -8 इज इक्वल टू -2k और +8। 8 को इधर ला दीजिए तो क्या होगा, -8 इज इक्वल टू -2k, ये हो गया -16 इज इक्वल टू -2k, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमारा जो k का मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, अतः k के मान क्या हो जाएंगे, 0,8। k का मान क्या आ गया, 0,8। इसी तरीके से हम लोग दूसरा सवाल कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है हमारे, यस ये है, यह जो है x1 है, यह y1 है, यह जो है x2 है, यह जो है y2 है, यह x3 और यह जो है y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, क्षेत्रफल तो 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लेंगे, क्योंकि देखिए माइनस रहता है तब भी हम लोग क्षेत्रफल प्लस में ले लेते हैं, और प्लस रहता है तब भी हम लोग क्षेत्रफल प्लस में ही लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस आपको दोनों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि क्षेत्रफल प्लस में आया है कि माइनस में आया है, इसलिए हम लोग +-4 दोनों रखेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1/2 x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू 0 और 1, फिर x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 4, x3 की वैल्यू नहीं 1, x3 की वैल्यू 0, y3 k एंड दिस इज 1। पहले तो ये 2 इधर ला लेते हैं, तो क्या जाएगा, +-8 इज इक्वल टू -2 0 1 0 4 1 0 k 1। ठीक है, अब R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर तो क्या हो जाएगा, +-8 इधर -2 4k 1 1, फिर -0 0 0 1 1, फिर +1, तो +1 लेंगे क्या होगा, 0 0 4k हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं, तो +-8 इज इक्वल टू -2, ये क्या हो जाएगा 4 - k, ये तो 0 हो जाएगा, टोटली 0, और यह जो होगा यह भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 0 - 0 तो यह भी 0। अब ये क्या बचा हमारे पास, +-8 इज इक्वल टू -8 और +2k। ठीक है, अब एक बार धनात्मक लेंगे और एक बार ऋणात्मक लेंगे। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, लेने पर धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, देखिए +8 इज इक्वल टू -8 +2k, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 + 8 2k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, 8। ठीक है, अब हम लोग 8 जो हम लोग यहाँ पे प्लस में लिए थे वहां पे क्या लगेंगे, माइनस, तो यहाँ पे लिखते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्लस माइनस था ना, यहाँ पे हमको धनात्मक तो हम पहले रख चुके हैं, अब ऋणात्मक लेंगे, यानी -8 इज इक्वल टू -8 +2k, -8 - 8 कैंसिल, यानी
2k इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 0। अतः जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ना k के मान, अतः k के मान क्या होंगे 8,0। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था, थर्ड का फर्स्ट, उसमें k की वैल्यू आ रही है 0,8, और जो हमारा दूसरा वाला सवाल है इसमें वैल्यू आ रही है k के 8,0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें ये दो ही पार्ट दिए गए हैं और ये दोनों पार्ट जो है कंप्लीट हो गए। आपको हम बता दें कि ये जो बुक हम लोग रेफर कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी की न्यू बुक, ठीक है। हमने एनसीईआरटी की न्यू बुक को फॉलो किया हुआ है। पुरानी वाली बुक में जो है कुछ ज्यादा एक्सरसाइज दिए गए हैं और जो न्यू वाली बुक है उसमें एक्सरसाइज को थोड़ा कम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो हमने सॉल्व किया हुआ है एनसीईआरटी की न्यू बुक से सॉल्व किया गया है, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें, और दूसरा है उसी का सारणिकों का प्रयोग करके 3,1 और 9,3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है। तो ये दो सवाल है और देखिए हम लोग इसको कैसे करेंगे। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? तो तीन बिंदु है जो एक ही लाइन पर हो, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, इससे तीन बिंदु है, तीनों एक ही लाइन पे है, तो ये बिंदु कैसी है? संरेख है। और संरेख बिंदुओं से जब कोई त्रिभुज बनता है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0। तो दो बिंदुएं तो दी गई हैं, एक तीसरी बिंदु हमने ले लिया अपने मन से x और y, जो इन्हीं दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर कहीं ना कहीं स्थित है। मान लीजिए हमारे पास जो बिंदु दिया है a और b दिया हुआ, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है 1,2, इसका कोऑर्डिनेट है 3,6। हमने एक अपना अलग से कोऑर्डिनेट ले लिया x, y। यदि इस लाइन पर है ए बी पर, यानी तीनों बिंदु कैसे हो गई? संरेख हो गई। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे होगा? 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। माना कि एक नंबर का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। माना कि बिंदु x और y, x तथा y रेखा AB पर स्थित है, स्थित है, या AB पर है भी लिख सकते हैं। AB क्या है? देख लीजिए A और B दिया हुआ है, इसी पर हमने कोई बिंदु ले लिया है x y, तो तीनों बिंदु कैसी हो जाएंगी? संरेख हो जाएंगी। अतः त्रिभुज के श्रेष्ठ, त्रिभुज के श्रेष्ठ क्या होंगे? x, y 1,2 और 3,6 है। रेखा पर स्थित है, ये भी नाम ना दे, माना कि बिंदु x y रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो रेखा पर स्थित है, अब क्या होंगे? अतः यह रेखा या ये बिंदुएं संरेख है, संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। जो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, फॉर्मूला 1/2 x y 1, फिर 1 2 1, फिर 3 6 1। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर करिए प्रसार R1 के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 0 होगा, तो इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे? यहाँ पे 0 कर लेते हैं, यहाँ पर भी 0 कर लीजिए, क्योंकि
बिंदुएं संरेख है, ये बिंदुएं संरेख है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और इसको किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। तो ये हो गया। अब इसका प्रश्न, तो 1/2 को अगर हम लोग इसमें इंटू कर दें तो ये 0 हो जाएगा। 1/2 को हमने इसमें गुणा कर दिया तो वो भी 0। अब इसका हल करते हैं तो x 2, ये 6 1 1 माइनस y क्या हो जाएगा, y लेंगे तो 1 3 1 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 1 2 3 6 1 2 3 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x 2 माइनस 6 माइनस y 1 माइनस 3 प्लस 1 6 माइनस 6। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया 0, क्योंकि 6 माइनस 6 0 के बराबर हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है 2x माइनस 12 फिर माइनस y प्लस 3y। अब हमने क्या किया 2x माइनस y यहीं पे करते हैं क्योंकि नीचे दिखने में प्रॉब्लम होगी। 2x माइनस y इज इक्वल टू, नो माइनस वाई नहीं बल्कि y माइनस वाई और प्लस 3y 2y हो जाएगा। तो 2x प्लस 2y ये कितना हो गया 12। ठीक है, अब हम लोग 2 कॉमन ले ले, अगर 2 कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए पहले मान सही है कि नहीं। तो ये तो 0 हो गया। 2 माइनस 6 2 माइनस 6 यानी माइनस, एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। देखिए ये हो गया x माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस वाई, और ये हो गया माइनस 2, और ये तो खैर 0 हो गया। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगा माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 0, यानी 2y इज इक्वल टू 4x। आई बात समझ गए, 2y इज इक्वल टू 4x, या फिर 2 से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x। अतः रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू 2x है। अगली बात समझ लें, इसी तरीके से थोड़ा दूसरा सवाल में कर लेते हैं। पर है, यहां लिख देते हैं पर है। अब ये हम लोग दूसरा सवाल करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए फिर वही सारी चीजें लिखनी है आपको। माना कि बिंदु x, y रेखा पर स्थित है, अतः बिंदु x, y दूसरे बिंदु क्या है 3, 1 और 9, 3 संरेख हैं, संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं 1/2 xy1 3 1 1 9 3 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो ये 1/2 इसमें जाके डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा xy1 3 1 1 9 3 1 इज इक्वल टू 0। ये 1/2 था ना, इसको हमने 0 के नीचे ले जाकर उसको डिवाइड कर दिया तो ये भी क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर
प्रसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x 1131 1131 माइनस y 3911 फिर प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3193 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा x 1 माइनस 3 माइनस y 3 माइनस 9 प्लस 1 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि 9 माइनस 9 क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, माइनस 2x माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस 6 बचेगा और इसका माइनस, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बचा 6y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको 3y इज इक्वल टू x या फिर x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, या अगर आप समीकरण बनाना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अतः रेखा का समीकरण क्या होगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसको भी समीकरण बना लीजिए y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट थे, दोनों हमने कंप्लीट कर दिया और एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 4.2 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें हमने कुछ एक्सरसाइज 4.1 के भी क्वेश्चन छूटे हुए थे, उसको भी हमने कवर किया हुआ है और पूरी एक्सरसाइज 4.2 को भी हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और यदि आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, यदि कोई भी कमी है हमारे वीडियो में तो प्लीज उसे कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि जब तक हमारी कमी हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम उसमें सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को देखते हैं, आप जैसे कि हमारे वीडियो में क्या चीज कमी है, क्या चीज सुधार होना चाहिए, तो अगर आप कमेंट करके हमको बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और उसको हम अगले वीडियो में सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि मैम फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाइए, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाइए। तो अगर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री हमसे पढ़ना है तो प्लीज हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि मैम आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएं, तो फिर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इसी चैनल पर पढ़ाएंगे आपको। क्योंकि हमारे चैनल का तो नाम मैथ बाय पूनम मैम है, लेकिन बच्चों के डिमांड पर हम इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री के क्लास को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ने हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो फिर हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी इसी चैनल पर उसके भी जो क्लासेस हैं वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी।